Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Asif Ghuman. Today we will discuss very important topic of anti-test prepositions. Let's start. Dear students, तो हम preposition को सबसे पहले देखते हैं कि prepositions होती क्या हैं. तो हम definition को देखते हैं कि preposition को हम दो parts में divide कर लें तो हमारे लिए समझना easy हो जाएगा. First is pre, जिसका मतलब बिफोर होता है, और सेकंड इज पोजीशन, जिसका मतलब प्लेस. ऐसा वर्ड जो किसी दूसरे वर्ड से पहले प्लेस किया जाए जो कि नाउन होता है, उससे हम प्रेपोजिशन कहते हैं. तो हमने प्रेपोजिशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करके इसकी डेफिनेशन को देखा कि ऐसा एक वर्ड जो यूज किया जाता है किसी नाउन से पहले. तो इसकी डेफिनेशन देखिएगा. अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, ये हमेशा एक नाउन से पहले यूज होना चाहिए. दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन एंड शोज इट्स रिलेशन टू अनदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस. इन तीन बातों को याद रखना चाहिए. नंबर वन, कि इसे किसी वो वर्ड जो प्रेपोजिशन कहलाएगा वो हमेशा किसी नाउन से पहले यूज होगा, फिर उस नाउन का रिलेशन किसी दूसरे वर्ड से शो करेगा. अगर ये दो फंक्शंस पूरे करता है तो वो वर्ड प्रपोजिशन कहलाता है. देखिए एग्जांपल को देखते हैं. ही गोज टू कॉलेज बाय बस. अगर हम देखें तो यहाँ पे टू हमारे पास प्रपोजिशन है और बाय प्रपोजिशन है, लेकिन ये प्रपोजिशन तब तक बनेंगी जब ये हमारे इन दो कंडीशंस को पूरी करेंगे. नंबर वन, कि इसके इस वर्ड के बाद नाउन आना चाहिए और वो किसी दूसरे वर्ड से रिलेट भी करता हो. तो इस तरह से अगर हम देखें तो अगर सबसे पहले देखें टू के बाद कॉलेज है और बाय के बाद बस है, तो ये दोनों नाउन्स है. तो एक कंडीशन पूरी हो गई. अब कॉलेज किसकी डेस्टिनेशन है? ही की. तो इसका मतलब कि कॉलेज और ही का रिलेशन है. अब बस के जरिए सोर्स है, तो बस के जरिए कौन कॉलेज जाता है? तो ही जाता है. तो इसका मतलब ही और बस का भी रिलेशन है. ही और बस का रिलेशन बाय बताता है जो प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स है, और टू और कॉलेज का रिलेशन टू बताती है जो कि प्रेपोजिशन ऑफ डेस्टिनेशन है. तो इस तरह से हमने देखा कि वो वर्ड जो किसी नाउन से पहले यूज हो और उस नाउन का रिलेशन किसी दूसरे वर्ड ऑफ सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड से उसका रिलेशन शो करें, उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं. आगे देखते हैं कि अभी हमने देखा कि टू के बाद नाउन कॉलेज यूज हुआ और बाय के बाद बस यूज हुआ. तो वो नाउन जो कि प्रेपोजिशन के बाद यूज होते हैं उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन. नाउन दैट इज यूज जस्ट आफ्टर प्रेपोजिशन. जैसे कॉलेज है, ये ऑब्जेक्ट है टू का. बस है, ये ऑब्जेक्ट है बाय का. तो जो भी नाउन प्रेपोजिशन के बाद यूज होता है उसे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहते हैं. अब हम यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं. कि सेम वर्ड प्रेपोजिशन भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है. तो हम उसको किस तरह से पहचानेंगे? लेट्स सी. प्रेपोजिशन और एडवर्ब, यहां पे हम ये डिसाइड करेंगे कि किस तरह से हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि वेदर ये प्रेपोजिशन है तो या एडवर्ब है. तो उसके लिए हम यहां पे इन सेंटेंस को देखते हैं. ही वेंट इनटू हिज ऑफिस, और दूसरा लिखा है ही वेंट इन. अब अगर यहां पे हम देखें तो इनटू हिज ऑफिस में इनटू के बाद ऑफिस नाउन है, और वो वर्ड जिसके बाद नाउन आ जाए वो प्रेपोजिशन है, और इनके बाद नाउन मिसिंग है. और अगर नाउन मिसिंग है तो इसका मतलब है ये प्रेपोजिशन नहीं होगी बल्कि ये एडवर्ब होगा. तो हमारे पास नाउन आइडेंटिफिकेशन के लिए आ गया. अगर तो वर्ड के बाद नाउन है तो वो प्रेपोजिशन है, और अगर उसके बाद नाउन नहीं है तो वो एडवर्ब है, उसे एडवर्ब पार्टिकल कहते हैं. ही वेंट इनटू हिज ऑफिस में इनटू प्रेपोजिशन है जो कि ये नाउन की वजह से हमें पता चल रहा है, और ही वेंट इन में इन एडवर्ब पार्टिकल है जो कि हमें पता ये स्पेस बता रही है जहां पे नाउन नहीं है. अगर नाउन नहीं होगा तो एडवर्ब पार्टिकल होगा, अगर नाउन है तो वो प्रेपोजिशन होगी. अब हम देखते हैं रूल ऑफ नाउन को.
अब हम देखते हैं रूल ऑफ प्रेपोजिशन को। प्रेपोजिशन का एक जनरल रूल ये है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक नाउन यूज होता है। वो नाउन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी टाइप में हो सकता है, वो नाउन प्रोनाउन भी हो सकता है, वो जेरेंड के तौर पे भी आता है, और उसके बाद नाउन फ्रेज भी हो सकता है और नाउन क्लॉज भी हो सकता है। तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या नाउन इक्वल आना चाहिए। वो नाउन भी, नाउन की एनी टाइप ऑफ नाउन आ सकता है। वो प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। प्रोनाउन अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। फिर जेरेंड, जेरेंड वर्ब प्लस फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing इज इक्वल टू नाउन, उसे जेरेंड कहते हैं। तो नाउन के बाद जेरेंड भी आ सकता है। इसी तरह से फ्रेज और क्लॉज भी नाउन के बाद आ सकते हैं। तो वो फ्रेज नाउन फ्रेज होगा और वो क्लॉज नाउन क्लॉज के तौर पे आएगा जो प्रेपोजिशन के बाद आते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक प्रेपोजिशन है टू। प्रेपोजिशन टू जो है ये नाउन के तौर पे, अगर इसके बाद नाउन आएगा तो ये प्रेपोजिशन होगी, और अगर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी तो ये इन्फिनेटिव होगा। तो प्रेपोजिशन टू जो है ये दो तरह से फंक्शन करती है। ये प्रेपोजिशन के तौर पे भी फंक्शन करती है और ये इन्फिनेटिव के तौर पे भी। या तो इसके बाद नाउन आएगा, नाउन है तो ये प्रेपोजिशन है, और अगर नाउन नहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये इन्फिनेटिव के तौर पे आता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी स्टूडेंट्स, यहां पे हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ प्रेपोजिशन को। प्रेपोजिशन को हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। वो 6 पार्ट्स कौन कौन से हैं देखिए। प्रेपोजिशन फॉर लोकेशन, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ वर्ब, प्रेपोजिशन कोलोकेशन, प्रेपोजिशन फॉर स्पेशल रिलेशनशिप। अब इसमें कौन कौन सी आती हैं? लोकेशन में इन, ऑन और एट आएगा। डायरेक्शन में इन, टू, ऑन टू और टूवर्ड आएगा। टाइम में इन, ऑन और एट, विदन, बाय, फॉर, सिंस, फॉर, फ्रॉम और टू आएगा। वर्ब में एट, फॉर, अबाउट, ऑफ, विद। प्रेपोजिशन कोलोकेशन में टू, ऑन, फॉर, एट। स्पेशल रिलेशनशिप में अराउंड, अलोंग, विद, अगेंस्ट, आउट ऑफ, अक्रॉस, थ्रू, अबव, ओवर, बिहाइंड, अंडर, बीनीथ, बिसाइड, ऑफ, नियर बाय, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, अमंग एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये हमने एक लिस्ट जनरल सी एक देखी जो कि डिफरेंट पार्ट्स में हम इसको आगे फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन में, जिसमें 3 प्रेपोजिशन आती हैं, ऑन, इन और एट। ऑन सरफेस के लिए यूज होता है, इन एनक्लोज्ड एरिया के लिए यूज होता है, एट पॉइंट के लिए। ऑन में अगर हम देखें तो ये एक पर्सन रोड पर है, और ये रोड पर है, तो अब यहां पे अगर आप देखें तो इसको किसी तरफ से कोई कवरिंग नहीं है। तो जब कवरिंग ना हो तो हम ऑन की प्रेपोजिशन करते हैं। ही इज वॉकिंग ऑन द रोड, ही स्टैंडिंग ऑन द रोड। तो इस तरह से हम इसको ऑन करते हैं। जैसे ये मार्कर्स मेरे हाथ पे हैं तो ये सरफेस के ऊपर हैं, इसलिए मार्कर्स आर ऑन माय हैंड। तो अब यहाँ पे हमने ऑन को डिस्कस किया। लेकिन अगर कोई कवरिंग आ जाए, चाहे वो कवरिंग फिजिकल हो चाहे वो कवरिंग वर्चुअल हो, तो फिर हम इन यूज करते हैं। जैसे देखें ये पर्सन एक बिल्डिंग में है और बिल्डिंग की कवरिंग मौजूद है, तो ये कवरिंग की वजह से ही इज इन द बिल्डिंग होगा। तो यहां पे इन की प्रेपोजिशन आएगी जब एनक्लोज्ड एरिया हो या कवरिंग हो। देन हम पॉइंट की तरफ डिस्कस करते हैं। पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे एट को। एट उस वक्त यूज किया जाता है जब हमने बिगर एरिया में से कोई स्मॉलर फिक्स स्पेसिफिक एरिया को मेंशन करना हो या लोकेट करना हो। फर्ज करें ये एक रूम है और रूम का ये एक डोर है, डोर एक फिक्स पॉइंट पर होता है। तो जब भी हम कहेंगे ही स्टैंडिंग एट द डोर, ही इज एट द डोर में अगर हम देखेंगे तो फिर हम उस जो रूम है, रूम के अदर पार्ट्स को हम छोड़ देंगे और सिर्फ फोकस करेंगे डोर पे। जैसे हम कहेंगे ही इज एट द डोर, तो इट एट द डोर में ये रूम है और रूम के एरिया को हम इसको इग्नोर करेंगे और सिर्फ इस एक पॉइंट पर फोकस कर जाएंगे, तो इसको हम एट कहते हैं। तो जब भी हमने किसी लार्जर एरिया में से किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन को पॉइंट आउट करना होता है तो हम एट यूज करते हैं। अब यहां पे हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि इन और एट का डिफरेंस। इन और एट में हम क्या करते हैं कि हम इनमें हम टाइप और लोकेशन ऑफ बिल्डिंग को डिस्कस करते हैं, जबकि एट में हम टाइप और लोकेशन ऑफ प्लेस को डिस्कस करते हैं। यानी कि हमने इन उस वक्त यूज करते हैं जब हमने लोकेशन और टाइप ऑफ बिल्डिंग को फोकस करना हो,
और अगर हमने टाइप ऑफ प्लेस को फोकस करना है तो फिर एट यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें शी इज एट द लाइब्रेरी और शी इज इन द लाइब्रेरी में डिफरेंस है। एट द लाइब्रेरी का मतलब है, लेट्स सपोज ये देखिए ये स्कूल है और स्कूल में इस पॉइंट पर लाइब्रेरी है, तो अगर हम कहें शी इज एट द लाइब्रेरी तो हम स्कूल के तमाम अदर पार्ट्स को हम छोड़ देंगे और फोकस करेंगे सिर्फ एक लाइब्रेरी वाले इस बिल्डिंग पे, इस प्लेस पे, कि किस प्लेस पर मौजूद, हम फोकस करेंगे उस प्लेस पे। लेकिन शी इज इन द लाइब्रेरी है तो फिर हम उस लाइब्रेरी की बिल्डिंग, तो इसका मतलब है वो इस बिल्डिंग के अंदर है, इसकी प्रेमिसेस के अंदर है, तो हम इसको इन कहेंगे। तो हमारा अगर फोकस बिल्डिंग पर होगा, टाइप ऑफ बिल्डिंग पर होगा, तो फिर हम इन की बात करेंगे, और अगर हमारा प्लेस और लोकेशन पे होगा तो फिर हम एट से उसको देखेंगे। जी नेक्स्ट हम मजीद आगे देखते हैं। जी नेक्स्ट हम देखते हैं जी प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में देखिए ऑन और ऑन टू, इन और इन टू एंड टू वर्ड। ऑन और ऑन टू, ऑन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप देखें एक पर्सन है वो रोड पे जा रहे हैं, अब ये अगर यहाँ पे खड़ा है तो ही इज ऑन द रोड, ही इज स्टैंडिंग ऑन द रोड। लेकिन अगर मूव कर रहा है, चल रहा है और चलते चलते वो गिर जाता है, सरफेस चेंज नहीं हो रही, सिर्फ उसकी डायरेक्शन है, तो ही फेल ऑन टू द ग्राउंड, ऑन टू द। इसी तरह से लेट्स सपोज ये एक टेबल है और एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से ही इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, यहाँ से वो जंप करता है और यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, तो ही जंप ऑन टू द टेबल, एक सरफेस से दूसरे सरफेस की तरफ मूव किया, तो इसको हम कहेंगे। और जब ये यहाँ पे आ चुका है, अब यहाँ पे बेशक वो जंपिंग करे, ही इज ऑन द टेबल। तो इस तरह से जब एक सरफेस से किसी दूसरी सरफेस पे मूव किया जाए, मूव करके जाया जाए, तो उसको ऑन टू कहते हैं। इसीलिए ऑन टू को डायनामिक प्रपोजिशन भी कहते हैं और ऑन को स्टैटिक प्रपोजिशन भी कहते हैं। सेम इन और इन टू का डिफरेंस है, इन टू को डायनामिक भी कहते हैं और इन को स्टैटिक भी है। इन टू में हम एक सरफेस से मूव करके हम किसी इंटीरियर, किसी इनक्लोज्ड बॉडी के अंदर जाते हैं, मीडियम चेंज करते हैं। इसमें जैसे देखें अगर ये एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे बैंक ऑफ रिवर पे है, तो ही स्टैंडिंग ऑन, यहाँ पे इसके ऊपर ऑन, लेकिन यहाँ से ये जंप करके इसके अंदर आ जाता है, तो अब ये देखें ये एनक्लोज्ड है, इसमें उसने मूव करके यहाँ पे दाखिल हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन जो होगी, ही जंप्ड इनटू द रिवर। और जब वो रिवर में आ चुका हुआ है, पानी के अंदर आ चुका हुआ है, तो अब यहाँ पे वो मजीद किसी इंटीरियर बॉडी के अंदर मूव नहीं कर रहा है, इसलिए वो यहाँ पे इन की प्रेपोजिशन ही लेगा, तो ही जंप्ड इनटू द रिवर। तो ऑन टू में एक सरफेस हम दूसरे सरफेस की तरफ मूव करते हैं और इन टू में हम मूव करके किसी इंटीरियर बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं। तो इस तरह से ये हमने इन और इन टू को देखा। फिर आ गया टू एंड टू वर्ड। टू preposition of destination कहलाती और टू वर्ड डायरेक्शन। अब जैसे देखें अगर हमारा मकसद मूवमेंट जहां पे एंड होनी है, जिस जगह पे हमने फिजिकली जाके अपनी जर्नी खत्म कर देनी है, तो उसको टू से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हमने सिर्फ और सिर्फ अपने मूवमेंट की डायरेक्शन की हमें सम्मत में मूव कर रहे हैं, अगर सिर्फ वो बताना मकसूद हो, तो हम टू वर्ड और टू वर्ड्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखिए ये एक एयरप्लेन है, एयरप्लेन मूव कर रहा है, फ्लाई कर रहा है टूवर्ड माउंटेन, और उसने आना है इस एयरपोर्ट पे। अब एयरप्लेन की जो फ्लाई करने की डायरेक्शन वो माउंटेन है और उसकी जो फिजिकल डेस्टिनेशन है वो एयरपोर्ट है, तो हम कहेंगे द एयरप्लेन इज फ्लाइंग टू वर्ड माउंटेन, क्योंकि उसने माउंटेन उसकी डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि उस सम्मत में मूव कर रहा है, तो इसलिए टू वर्ड आएगा। और अगर वो जहां पे उसने आना है तो टू एयरपोर्ट होगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे आके उसने अपनी जर्नी का एंड करना है। तो अगर टू प्रेपोजिशन लगानी है तो उससे हमारा मकसद डेस्टिनेशन होगा। तो और टू वर्ड हमारा मकसद डेस्टिनेशन बताना नहीं होता बल्कि मूवमेंट और डायरेक्शन बताना मकसद होता है कि हम किस सम्मत में मूव कर रहे हैं। टू वर्ड स्कूल और टू स्कूल में फ़र्क ये है कि टू स्कूल का मतलब है हम स्कूल जा रहे हैं, हमारी जर्नी जो है वो एंड होगी स्कूल में,
और टूवर्ड स्कूल का मतलब है कि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वो रास्ता, वो हमारी डायरेक्शन, जिस समत में हम मूव कर रहे हैं वो स्कूल वाली समत है, लेकिन हम स्कूल नहीं जा रहे। तो टू और टूवर्ड में डेस्टिनेशन और डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं जी कि हमारे पास प्रपोजिशन ऑफ टाइम आ गई। प्रपोजिशन ऑफ टाइम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वन पॉइंट टाइम और एक्सटेंडेड टाइम। वन पॉइंट टाइम में टाइम फिक्स होता है, जबकि इसमें ड्यूरेशन आती है। फिक्स पॉइंट में पॉइंट टाइम में इन, ऑन और एट आएगा, जबकि एक्सटेंडेड टाइम में ड्यूरिंग, बाय, फ्रॉम, टू, फॉर, सिंस और विद इन आता है। अब हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम वन पॉइंट टाइम की तरफ आते हैं। वन पॉइंट टाइम में सबसे पहले हम देखेंगे एट को। एट जो है वो कहां पे यूज होता है? नाइट के लिए एट यूज किया जाता है, एट नाइट। क्लॉक टाइम के लिए एट यूज किया जाता है एट 8 o'clock। और इवेंट्स के लिए जैसे ईद है, क्रिसमस है, इवेंट्स के नेम के साथ एट यूज किया जाता है, एट ईद। तो ये हम तीन चीजों के लिए हम एट यूज करते हैं, क्लॉक टाइम के लिए, इवेंट के लिए और नाइट के लिए। फिर हम देखते हैं जी ऑन को। ऑन दो चीजों के लिए यूज होता है, नंबर वन डेज के लिए और डेट्स के लिए। ऑन मंडे, ऑन मंडे, ऑन 14th of August 1947। अब जैसे देखें 14th, इसमें आप देखें इसमें ईयर भी है, इसमें मंथ भी है, इसमें डेट भी है। हमने सिर्फ ये देखना है कि डेट है या नहीं। अगर डेट है तो ऑन आएगा, तो अगर डेट आ जाए और डेज आ जाएं तो फिर हम ऑन यूज करेंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिक नेम ऑफ डे आ जाए, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहां पे कहा कि इवेंट है ईद, तो यहां पे एट ईद, लेकिन अगर ईद डे आ जाए तो फिर ऑन ईद डे। लेकिन अगर अकेला ईद का इवेंट का नेम लिखना है तो एट ईद, लेकिन अगर उसके साथ डे कर दिया ऑन द फॉलोइंग डे। तो इस तरह से अगर नेम ऑफ पर्टिकुलर डे आ जाए तो फिर हम ऑन यूज करेंगे। ऐसा अब हम देखते हैं जी इन को। इन मंथ्स के लिए इन यूज होता है, इन जून, ईयर्स के लिए इन 2020, डेकेड्स के लिए, सेंचुरीज के लिए, सीजन के लिए और पार्ट्स ऑफ डेज के लिए हम इन यूज करते हैं। पार्ट्स ऑफ डेज में मॉर्निंग के लिए इन यूज किया जाता है, आफ्टरनून के लिए इन यूज किया जाता है, इवनिंग के लिए इन यूज किया जाता है, नून के लिए एट यूज किया जाता है और नाइट के लिए एट यूज किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एट, ऑन और इन को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम जी एक्सटेंडेड टाइम। एक्सटेंडेड टाइम में टाइम एक्सटेंड करता है, टाइम ड्यूरेशन होती है। उस टाइम को अगर हम देखें तो सिंस, फॉर, फ्रॉम और टू, बाय और ड्यूरिंग। अब सिंस पर्टिकुलर टाइम होता है इन द पास्ट टिल लेटर टाइम और अप टिल नाउ तक। पास्ट से स्टार्ट होके अप टिल नाउ तक भी आ सकता है और एक लेटर टाइम के लिए भी हो सकता है। फॉर जो होता है यूज टू शो अमाउंट ऑफ टाइम, और फ्रॉम स्टार्ट टाइम को कहते हैं, टू एंडिंग टाइम को कहते हैं, बाय जो होता है नॉट लेटर देन और बिफोर, यानी कि हम जो एंडिंग टाइम होता है उससे पहले पहले। और ड्यूरिंग जो होता है ये ड्यूरेशन देती है, यहाँ से वह स्टार्ट होगा और यहाँ पर एंड है, तो इसके दरमियान जो टाइम होगा ड्यूरिंग समर वेकेशंस, ड्यूरिंग समर वेकेशन, जहाँ से समर वेकेशन स्टार्ट होंगी जहाँ पे एंड होगी, इसके दरमियान में जो है वो ड्यूरिंग। इसी तरह से अगर विदन को देखें तो विदन भी इसी तरह से होता है, विल कंप्लीट दिस टास्क विद इन अ ईयर। तो हमारे पास 12 मंथ्स हैं, 365 डेज हैं। इन 365 डेज का जो टाइम की ड्यूरेशन है इसमें हमने अपने काम को कंप्लीट करना है, तो विदन इसलिए इस तरह से यूज होता है। अब हम आगे मजीद देखते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन ऑफ वर्ब को। प्रेपोजिशन ऑफ वर्ब का एक ही पर्पस होता है, इसने वर्ब का ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना है। प्रेपोजिशन दैट इंट्रोड्यूसेस द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज कॉल्ड प्रेपोजिशन ऑफ वर्ब। और इसमें हम ज्यादातर फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस करते हैं। फ्रेजल वर्ब में क्या होता है कि वर्ब के बाद प्रेपोजिशन लगी होती है और फिर आगे कोई ऑब्जेक्ट होता है और वो वर्ब का ऑब्जेक्ट के तौर पे प्रेपोजिशन उसको इंट्रोड्यूस करती है। तो इस तरह से ये फ्रेजल वर्ब है जो कि जो वर्ब की प्रेपोजिशन है ये वर्ब के ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यानी कि यहाँ पे हमने किसी इनट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिवली यूज करवाना होता है।
ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता। लेकिन समटाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब अपना मीनिंग पूरा उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक कि ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो फिर उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा नहीं सकते, तो फिर उसके बाद हम एक प्रेपोजिशन लगाते हैं और फिर आगे ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो इस तरह से वर्ब अपना मीनिंग कंप्लीट करता है। तो उसको फ्रेजल वर्ब भी इसी एड में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, टेक ऑफ है, इसका मीनिंग बिगिन फ्लाइट है। टेक अप, बिगिन अ न्यू हॉबी है। टेक ऑन का मतलब एक्सेप्ट अ जॉब होता है। टेक आफ्टर का मतलब रिजेंबल होता है। टेक ओवर, गेट कंट्रोल है। तो इस तरह से वर्ब के बाद प्रेपोजिशन चेंज होती जाएगी और उसका मीनिंग चेंज होता जाएगा, तो उसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। और ये किसी इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिवली यूज करवाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी प्रेपोजिशन कोलोकेशन। प्रेपोजिशन कोलोकेशन में ये होता है कि इसमें आप देखें कि वर्ब के साथ प्रेपोजिशन चेंज होती हैं, मीनिंग चेंज हो रहा था। इसमें हम देखेंगे प्रेपोजिशन फिक्स रहती है, लेकिन वर्ड्स हमने यहां पे ये देखना है कोलोकेशन के किन किन वर्ड्स के साथ प्रेपोजिशन फिक्स होती है। उसमें जैसे टू है, जैसे ये टॉक टू होता है, लिसन टू होता है, स्पीक टू होता है, अडॉप्ट टू होता है, यानी कि इनके साथ हम टू यूज करेंगे तो ये प्रेपोजिशन कोलोकेशन कहलाएगी। इसी तरह से फॉर को देखें, इसके साथ तो ये किन किन से क्या फिक्स है, वेट टू, वेट फॉर, आस्क फॉर, लॉन्ग फॉर, वोट फॉर। इसी तरह से ऑन किसके साथ हो सकता है फिक्स, यानी कि एग्री ऑन, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन। तो इसको हम प्रेपोजिशन कोलोकेशन कहेंगे कि जिसमें हम एक लिस्ट भी इंट्रोड्यूस करवा देंगे जो कि आपके बोर्ड पे चल भी रही होगी। तो उसमें हम ये देखते हैं कि किन किन वर्ड्स के साथ फिक्स प्रेपोजिशंस हो जाती हैं। तो हमने यहाँ पे जस्ट एक उनको देखा, टू, फॉर और ऑन को। नेक्स्ट हम चलते हैं जी प्रेपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप। प्रेपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले लिमिट्स में तीन प्रेपोजिशंस आती हैं, अलोंग, अराउंड और विदन। अब यहाँ पे देखें, अलोंग को सबसे पहले इनको देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक रोड है और ये एक रोड है, एक पर्सन इस रोड के बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, तो ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड। तो जब भी हम किसी के पैरेलल मूव करेंगे तो हम अलोंग मूवमेंट करें। जैसे मैं अगर इस वॉल के साथ, इस बोर्ड के साथ चल रहा हूं, वॉकिंग अलोंग द बोर्ड, कि ये इसके मैं बिल्कुल पैरेलल मूव कर रहा हूं, तो ये अलोंग आ गया। लेकिन अगर हम अब दूसरा है अराउंड और विदन। अराउंड में लेट्स सपोज ये एक सर्कल है और एक ये बॉल है। अब बॉल इस सर्कल के गिर्द जो सर्कुलर मूवमेंट में इसके साथ साथ इसकी पेरिफेरी के साथ साथ मूव कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे बॉल इज मूविंग अराउंड द सर्कल, यानी कि इसमें सर्कुलर मूवमेंट होगी। और अगर हम कहें कि फिल विदिन द बॉक्स, विदिन द सर्कल, फिल विदिन द सर्कल, तो ये सर्कल के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर अंदर कहीं पे भी आप फिलिंग करेंगे तो ये विदिन आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी सरफेस के पैरेलल चलेंगे तो अलोंग होगा, अगर उसके सर्कुलर मूवमेंट चलेंगी, देखें ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, लेकिन इसमें सरफेस के बिल्कुल पैरेलल जा रहा है। लेकिन इसमें हम इस की पेरिफेरी के साथ साथ सर्कुलर मूव कर रहे हैं, तो इसके लिए अराउंड आएगा और इसके अंदर अंदर जितना भी होगा वो विदिन में आ जाएगा। तो ये हमने पढ़ा लिमिट्स। इसमें लिमिट ये वाली बाउंड्री थी जिसके अलोंग है, इसकी लिमिट आउटर साइड बाउंड्री के साथ साथ, और इसकी लिमिट इन साइड ऑफ द बाउंड्री है कि जिसके अंदर विदिन रहेगा। तो इस तरह से हमने लिमिट्स को देखा। अब हम देखेंगे रिलेटिव मूवमेंट को। रिलेटिव मूवमेंट में अक्रॉस, थ्रू, अगेंस्ट और फ्रॉम आएगा। अक्रॉस को सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पर्सन इसके, हमने यहाँ पे देखा पैरेलल जा रहा है तो ये अलोंग आना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ से क्या करता है, यहाँ से ये इसकी सरफेस से इस बाउंड्री से एंटर होता है और सरफेस से जाके इस बाउंड्री के बाहर चला जाता है। तो जब हम किसी सरफेस के ऊपर से मूव करके दूसरी तरफ बाउंड्री के जाते हैं तो दिस इज अक्रॉस द रोड। अब यहाँ पे देखें, अगर ये सरफेस है, ये अगर कोई है तो यहाँ से ये इस बाउंड्री से एंटर हुआ, इसके ऊपर से चल के दूसरी तरफ अगर निकलता है तो दिस इज अक्रॉस, सरफेस के बिल्कुल ऊपर से। लेकिन अगर ये एक पाइप है और एक पर्सन यहां से एंटर होता है और इस एनक्लोज्ड बॉडी के इधर से बाहर निकल जाता है, दिस इज थ्रू। तो थ्रू होता है किसी एनक्लोज, चाहे वो एनक्लोजर वर्चुअल हो या
फिजिकल हो, उसके अंदर से दूसरी साइड एक बाउंड्री से दाखिल हो, दूसरी से हम बाहर निकल जाएं, तो फिर उसके लिए थ्रू होता है। तो यही फ़र्क ऑन और इन का है। ऑन सरफेस है, इन एनक्लोजर का है, एनक्लोज्ड बॉडी का है। तो अगर हम किसी सरफेस की एक तरफ से दाखिल होंगे और दूसरी तरफ से निकल जाएंगे सरफेस पे, तो क्रॉस होगा। अगर किसी एनक्लोज्ड एरिया जैसे ये एक पाइप है, इसके अंदर से दाखिल हो, इधर से बाहर निकल आए, तो फिर ये क्या होगा, दिस इज थ्रू। तो थ्रू में हम एनक्लोज्ड अंदर एनक्लोज्ड एरिया लेते हैं। देन हमारे पास ही ये अगेंस्ट और फ्रॉम आ गया। अब अगेंस्ट को देखते हैं। सबसे पहले ये एक पर्सन है। सबसे पहले याद रखिएगा, अगेंस्ट में दो ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट करती हैं, यानी कि एक फोर्स यहाँ पे, एक फोर्स यहाँ पे। जब ये, तो ये अगेंस्ट होगा। एक पर्सन है, ये इस दरख्त के तने के साथ, स्टेम के साथ टेक लगा के, तो ये इस तरफ को फोर्स है, बैकवर्ड फोर्स लगाएगा, स्टेम इसको फ्रंटवर्ड फोर्स आएगा। दोनों तरफ से जब ये फिजिकल फोर्सेस लगेंगी, अपोजिट है, तो ये अगेंस्ट आएगा। जैसे अगर मैं इस बोर्ड के साथ इस तरह से टेक लगा के खड़ा हो जाता हूँ, तो आई एम लीनिंग अगेंस्ट द वॉल बोर्ड। तो चूंकि मेरी बॉडी बैकवर्ड फोर्स से रही है और ये फ्रंटवर्ड फोर्स है, जब दोनों फोर्सेस आपस में अपोजिट फोर्सेस आपस में आमने सामने हो, तो ये अगेंस्ट है, फाइटिंग अगेंस्ट आर एनिमीज हैं। और अगर कोई एक बहुत तेज स्ट्रॉम आ रहा है और हम उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, वो स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द स्ट्रॉम, क्योंकि एक तरह से वो फोर्स लगा रहा है, एक तरह से हम फोर्स लगा रहे हैं, तो उस तरह से अगेंस्ट आएगा। इस तरह से फ्रॉम और आउट ऑफ होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये एक पर्सन लेट्स सपोज इस रूम के अंदर है और यहाँ हट के और यहाँ से निकल के यहाँ पे आगे बाहर आ जाता है, तो हम इस और इस जगह के जो रिलेटिव उसकी मूवमेंट है, उसको हम आउट, ही केम आउट ऑफ दिस हाउस और ही केम फ्रॉम हिज हाउस। तो दोनों तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमने अगेंस्ट को पढ़ लिया, फ्रॉम को पढ़ लिया, क्रॉस और थ्रू को पढ़ लिया। अब आ जाए जी थर्ड पे, दैट इज रिलेटिव पोजीशन। अब हमने एक रिलेटिव जो ऐसी पोजीशन जो दो चीजों के दरमियान रिलेट करे, एक पर्सन है, दूसरा पर्सन है, इन दोनों के पोजीशन के लिहाज से इनकी प्रपोजिशन कौन कौन सी आएगी, तो हम उनको देखते हैं। सबसे अबव है, ओवर, अंडर, बीनीथ, ऑफ, बिफोर, बिटवीन, अमंग, बिसाइड्स, नियर बाय एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे देखते हैं। नहीं, सबसे पहले हम अबव एंड ओवर को देखते हैं। ये एक आसमान पे ये एक प्लेन फ्लाई कर रहा है और प्लेन के ऊपर ये बिल्कुल उसके ऊपर वर्टिकल हाइट पे है, वर्टिकल हाइट पे एक क्लाउड है। तो यहाँ पे जो वर्टिकल हाइट पे होता है, दिस इज ओवर, दिस इज ओवर। और अगर ये पर्सन खड़ा है और जो ये है तो हाइट पे ही, लेकिन ये उसके बिल्कुल सर के ऊपर नहीं है, बल्कि वो एंगुलर हाइट पे है, तो दिस इज अबव। तो अगर बिल्कुल सर के ऊपर हो, इसे हम ओवर कहते हैं, और अगर कोई एंगुलर हो तो अबव। इसलिए फ्लाई ओवर कहते हैं, क्योंकि हमारे सर के ऊपर से गुजर के जाता है, तो इसीलिए ये ओवर एंड अबव आ गया। अगर हम ये देखें, ये दो पर्सन हैं, ये बिल्कुल जो साथ साथ खड़े हैं, इनका फेस दोनों तरफ है, तो ये बिसाइड्स होगा, ये बिसाइड्स होगा। बिसाइड्स उसको कहता जाता है जब बिल्कुल राइट और लेफ्ट पे कोई चीज़ आ जाए, तो ये बिसाइड्स होगा, बिसाइड्स। तो बिसाइड होगा, बिसाइड उस वक्त आता है जब कोई चीज़ राइट और लेफ्ट पे आपके बिल्कुल दोनों साइड पे खड़ी हो, तो उस टाइम उसे बिसाइड कहते हैं। जैसे ये दोनों पर्सन हैं, ये दोनों साथ साथ खड़े हैं, तो इस कंडीशन में हम इसको बिसाइड लेंगे। लेकिन अगर ये पर्सन इस तरफ मूव कर रहा है और ये पर्सन इस तरफ मूव कर रहा है, तो दो हम प्रपोजिशन लेंगे। ये पर्सन फर्ज करें, इसको हम ए कहते हैं, इसको हम बी कहते हैं, तो बी इज अहेड ऑफ ए, अहेड ऑफ आ जाएगा, और ए इज बिहाइंड, प्लेस के लिहाज से वो पीछे है, तो बिहाइंड आएगा। यही डिफरेंस है बिहाइंड और आफ्टर का। आफ्टर टाइम की प्रपोजिशन है, बिहाइंड प्लेस की है। तो ये चूंकि इसके पीछे खड़ा है और इसकी डायरेक्शन भी इधर है, इसकी भी इधर है, तो ये बिहाइंड। अगर ये इसकी डायरेक्शन, इसका फेस भी और इन दोनों का फेस आमने सामने है, तो ये आ जाएगा इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। जब फेस टू फेस होगा, इन फ्रंट ऑफ। इसी तरह से अगर एक बॉल मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूं, तो ये दो के दरमियान आएगी, तो वो बिटवीन होगी, और अगर ये तीन के दरमियान आएगा, तो दो से ज्यादा के दरमियान आएगा, तो अमंग आएगा। इसी तरह से अगर हम एक और देखें, अगर ये पर्सन यहाँ पे ये पर्सन है, ये अपने इस पोजीशन से इनसे दूर हटता है, पहले इनकी तरफ जाएगा, लेकिन इनसे दूर हटता है, तो जो बंदा अपने ओरिजिन से दूर हट रहा हो, वो ऑफ हो जाएगा, ऑफ।
ऑफ हमेशा अपने ओरिजिन से दूर जाने को कहते हैं। सी ऑफ, आपके पास पर्सन था, अब आप उसको अपने से दूर भेज रहे हैं। सी ऑफ, स्विच ऑफ, उसके ओरिजिन से उसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई कैप है, सर्वे पहनी है तो पुट ऑफ, तो इसका मतलब है कि आपने सर से उसको उतार दिया, उसके ओरिजिन से आपने उसको दूर कर दिया। तो अवे, रिमूव के फॉर्म मीनिंग में हम ऑफ को यूज करते हैं। तो इसी तरह से हमने जो प्रेपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप को यहां पे डिस्कस किया। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हम इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस पर सडन के कुछ ऐसे इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको हम अपने टेस्ट में यूज करेंगे। जैसे कि एग्री है, एग्री के साथ विद, एग्री विद उस वक्त होता है जब पर्सन हो तो एग्री विद यूज करेंगे, पॉलिसी हो तो एग्री विद यूज करेंगे, ऑन उस वक्त यूज करेंगे जब एग्री ऑन प्राइस होता है, एग्री टू प्रपोजल होता है, एग्री इन प्रिंसिपल होता है। आर्ग्यू को देखें, आर्ग्यू विद अ पर्सन होगा, आर्ग्यू अबाउट मैटर होगा, आर्ग्यू अगेंस्ट या फॉर प्रोपोजिशन होगा। ग्रेटफुल टू उस वक्त यूज करेंगे जब आगे पर्सन होगा, हम किसी पर्सन के मशकूर होंगे तो ग्रेटफुल टू यूज करेंगे, और अगर कोई बेनिफिट जो उसने हमें बेनिफिट दिया उस बेनिफिट के लिए किसी का शुक्रिया अदा करेंगे तो ग्रेटफुल फॉर होगा। इस तरह से पार्ट, अगर हम किसी पर्सन से अलहदा हों तो पार्ट फ्रॉम होगा, और अगर हम किसी थिंग की पोजेशन को किसी दूसरे को दे दें तो फिर हम पार्ट विद यूज करेंगे। तो ये कुछ सर्टेन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन थे, और इसी तरह से बोर्ड पे आपको एक लिस्ट भी नजर आ रही होगी कि जिसमें डिफरेंट इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जो कि हमारे टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो आप इसको गौर से देख लीजिएगा। अब हम लास्ट पॉइंट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन यूज नहीं करते। तो यहाँ पे हमने ये डिसाइड करना है कि वो कौन कौन से वर्ब्स होंगे जिनके बाद एक लिस्ट लिखवाई जाती है। हम लिस्ट की तरफ नहीं जाते, हम शॉर्टकट की तरफ जाते हैं कि हमने वर्ब के थ्रू देखना है कि प्रेपोजिशन लगेगी या नहीं। तो देखिए कि वर्ब जो है दो तरह के होते हैं, एक ट्रांजिटिव होता है, एक इनट्रांजिटिव होता है। ऐसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रेपोजिशन यूज नहीं होती। यहाँ पे जब हमने यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ वर्ब पढ़ी थी तो हमने यही बात डिस्कस की थी कि अब हम जो इनट्रांजिटिव वर्ब होगा जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता और वो अपना मीनिंग भी पूरा नहीं कर रहा होता, और मीनिंग उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इसलिए फिर प्रेपोजिशन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है कि वो वर्ब के साथ अटैच होकर उसके ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाती है। ये इनट्रांजिटिव वर्ब के लिए। लेकिन यहां पे क्या है कि वर्ब ट्रांजिटिव होगा, और वर्ब ट्रांजिटिव होगा तो फिर वो अपने बाद प्रेपोजिशन नहीं लेगा। जैसे कि रीच, अटैक, रिजेंबल अपने बाद प्रेपोजिशन नहीं लेते। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि एम्बी ट्रांजिटिव होते हैं, जो समटाइम यूज में ट्रांजिटिव भी होते हैं और इनट्रांजिटिव भी होते हैं। जब वो ट्रांजिटिवली यूज होंगे तो फिर आप उनके बाद प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, और जब इनट्रांजिटिवली यूज होंगे तो आप उनके बाद प्रेपोजिशन लगा सकते हैं। जैसे ही रीच्ड इनटू हिज कोट पॉकेट, हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था, ही रीच्ड इनटू हिज कोट पॉकेट, कि उसने अपने हाथ को मूव किया और अपनी जेब से कुछ निकाला। इसका मतलब उसने बजाते खुद फिजिकली मूव नहीं किया था, तो इसलिए रीच के बाद इनटू आ गया। लेकिन अगर फिजिकली मूव करके किसी जगह पे जाया जाएगा, अराइव के मीनिंग में लेना है, उस टाइम वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, तो उसके बाद रीच के बाद प्रेपोजिशन यूज नहीं होगी। तो यही इसमें मेन डिफरेंस था कि वो तमाम वर्ब जो कि ट्रांजिटिव होंगे उनके बाद आपने प्रेपोजिशन नहीं लगानी, और इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आएगी, जैसे रीच, अटैक और रिजेंबल। तो यहाँ पे हमने अपना तमाम जो प्रेपोजिशन के टॉपिक को देखा, और इसमें उम्मीद है कि आप काफ़ी हद तक आपके इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। इंशाल्लाह अब हम इसके टेस्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइम टेस्ट के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।